हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पार्ट 2। चलिए इसमें हम जानेंगे कि आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस होते क्या हैं, कुछ लॉज एंड प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस होते क्या हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं यानी कि एक रूप जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन जो ये ट्विंस होते हैं वो एक ही ओवम से डेवलप में विकसित होते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में क्लियर हो रहा होगा कि एक अंडाणु से जब वो किसी सिचुएशन के कारण दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो दोनों पार्ट्स में जो होते हैं वो अलग अलग बेबीज़ में डेवलप हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, है ना। इनको मोनोजाइगोटिक ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। और एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे कि जुड़वा मूवी में जैसे कि ब्रदर्स का तो वरुण धवन और जो सलमान खान की मूवी जुड़वा है उसमें दोनों ब्रदर्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं। ऐसे ही सीता गीता मूवी में जो दोनों बहनें होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं, पहचानना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इसमें। तो बहुत सिमिलैरिटीज़ में देखी गई है। अब बात करते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस की, यानी कि भ्रातृ जुड़वा। ठीक है, फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं ये दो डिफरेंट ओवा से डेवलप होते हैं, दो अलग अलग बीजाणुओं से बनते हैं। और जो दो अलग अलग बीजाणु जो होते हैं वो अलग अलग बेबीज़ में डेवलप होते हैं। और इसमें जो हेरिडिटी है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है जो दोनों ही इंडिविजुअल्स की लाइफ को अफेक्ट करती है। ठीक है, और फ्रेटर्नल ट्विंस में मोस्टली देखा गया है कि ये सेम टाइम पे ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, कि एक बेबी ब्रदर मतलब मेल होगा और एक फीमेल। ठीक है, अब कुछ लॉज हैं हेरिडिटी के, उन पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, सेकेंड इज लॉ ऑफ वेरिएशंस, थर्ड वन इज लॉ ऑफ रेग्रेशन। तो सबसे पहले जानते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। नाम से क्लियर हो रहा होगा, सिमिलैरिटी यानी कि एकरूपता का नियम। इस नियम में बात की जाती है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसमें जो भी क्वालिटीज़ हैं जो इनहेरिटेड हुई हैं उनके ऑफस्प्रिंग यानी कि उनके पूर्वजों से और पेरेंट्स से उन्हें जो मिली हैं वो उनके कारण वो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, यानी कि बिल्कुल अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की तरह बिल्कुल दिखते हैं वो बच्चे। ठीक है, और मतलब देखने में आपने देखा होगा कई बार के बच्चे बिल्कुल कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, नहीं तो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि उनके जो पूर्वज हैं वो उनकी तरह दिखते हैं। तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में उनकी जो क्वालिटीज जो उनको मिली हैं उनके पूर्वज से, उनके पेरेंट्स से, उनके कारण, है ना, तो वो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएशन यानी कि भिन्नता का नियम। भिन्नता के नियम में हम कह सकते हैं कि इस लॉ में ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का अपोजिट है, यानी कि उसमें जो फिर प्रेजेंट जनरेशन थी उसमें वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की तरह मतलब ऑफस्प्रिंग्स यानी कि पूर्वजों की तरह दिखते थे, उनकी एग्जैक्ट कॉपी थे। इसमें बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जो जेनेटिकली अलग होते हैं अपने पेरेंट्स से, यानी कि अगर पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो मतलब पेरेंट्स अगर लंबे हैं या फिर पेरेंट्स का जो फेशियल यानी कि अगर रंग अगर वाइट है तो बच्चे का ज़रूरी नहीं है कि वो भी इसमें मतलब डिफरेंट होते हैं। बच्चे का रंग सांवला भी हो सकता है, बच्चा काला भी हो सकता है ना, तो मतलब डिफरेंट होता है बिल्कुल दिखने में, आईज़ का कलर और हेयर्स का कलर। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन यानी कि प्रतिगमन का नियम। इसमें बात की उसमें हम दोनों लॉज में जाना कि
सिमिलैरिटी के लॉ में हमने जाना कि जो बच्चा है वो बिल्कुल सिमिलर है अपने पूर्वजों और पेरेंट्स मतलब उनके बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। लेकिन वेरिएशन वाले लॉ में, उस वाले नियम में हमने जाना कि वो बिल्कुल डिफरेंट दिखता है अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से। लेकिन लॉ ऑफ रिग्रेशन में यानी कि प्रतिगमन के नियम ये कहता है कि अभी जो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स का बिल्कुल अपोजिट होता है, नेचर वाइज भी और बिहेवियर वाइज भी। और जो उसके जीन्स हैं जो अभी यानी कि उसके जो कुछ जो जीन्स उसको अपने उसके पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि उन पूर्वजों से जो भी मिले हैं, जो अभी बाई चांस किसी कारण अभी शो नहीं हो रहे प्रेजेंट जनरेशन के बच्चे में, हो सकता है बाई चांस वो फ्यूचर जनरेशन में दिखने शुरू हो जाएं। तो यानी कि जो भी छुपे हुए कुछ क्वालिटीज़ हैं वो अपकमिंग जनरेशन में शो हो सकती है। तो प्रतिगमन यानी कि प्रतिगमन दोबारा वो चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपकी जो ग्रैंड मदर थी उनकी मतलब आपकी ग्रैंड मदर और आपके जो फादर हैं वो बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन आप अपनी बिल्कुल दादी की तरह दिखना, मतलब आप में जो क्वालिटीज़ हैं वो अपनी दादी से बिल्कुल मिलती हैं। तो यानी कि आपके पेरेंट्स में वो क्वालिटीज़ नहीं दिखी, वो अपोजिट रहे, लेकिन आप में वो सारी क्वालिटीज़ दिखने लगी। तो ऐसा देखा गया है। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स को जानेंगे। ठीक है, 3 प्रिंसिपल्स हैं। सॉरी 4 हैं। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, सेकंड है थ्योरी ऑफ मेंडल, थर्ड है थ्योरी ऑफ गैल्टन्स बायोमेट्रिक, थर्ड वन इज थ्योरी ऑफ डार्विन। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म क्या कहता है। इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी डिफॉर्मिटी यानी कि किसी भी डिफॉर्मिटी के कारण कोई भी डिफॉर्मिटी है, अगर वो अफेक्ट नहीं कर अभी वो नहीं है, ठीक है, किसी भी बच्चे में, तो हो सकता है कि वो यानी कि कोई भी विकृति किसी भी प्रकार की विकृति अगर पेरेंट्स में रही है और वो अभी आप में नहीं है, हो सकता है कि वो आपकी अपकमिंग यानी कि आने वाली जनरेशन को अफेक्ट करे। ये शो करती है कि जो सेल्स हैं वो अफेक्ट करते हैं मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है उसका इन्वामेंट का होता है। ठीक है, वो आपके इन्वामेंट पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का है। यानी कि कुछ टेम्परेरी कुछ डिफॉर्मिटीज़ जो होती हैं टेम्परेरी, जैसे कि कई बार ऐसा मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी ग्रांड पेरेंट्स को यानी कि आपकी दादी या नानी किसी भी एक को कोई किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटी थी, ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार की बीमारी या कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, तो वो अगर आपके पेरेंट्स में नहीं शो हुई, बट हो सकता है कि वो आपकी यानी कि आप में वो आ जाए, या फिर अभी आपके पेरेंट्स में है किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटी, आप में अभी शो नहीं हो रही, हो सकता है कि आपकी आने वाली जनरेशन में वो चीज़ शो होने लगे। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सब इसमें इन्वायरमेंट का। अब हम जानते हैं गैल्टन्स की बायोमेट्रिक थ्योरी। उन्होंने जो गैल्टन्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का जो यानी कि विशिष्टीकरण जो है ना, स्पेसिफिकेशन जो है, वो हम ये बोलते हैं कि पेरेंट्स से हर किसी को क्वालिटीज़ मिली हुई हैं, यानी कि कुछ गुण मिले हुए हैं। बट कई बार ये देखा गया है कि जो वो क्वालिटीज़ हैं, है ना, वो
पेरेंट्स को उनके एंसेस्टर की पूर्वजों से मिली हुई हैं, वो आप में कहीं ना कहीं वो दिखती हैं। और ये जो थ्योरी है उसमें ये बोला गया है कि जो क्वालिटीज़ हैं, जो भी आप में हैं, वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, वो दोनों की ही क्वालिटीज़ होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ आपके पेरेंट्स के गुण उस आप में हैं। आपके दादा दादी जी के जो भी मतलब हेरिडिटी मतलब क्वालिटीज़ जो भी हैं, वो आप में इनडायरेक्टली आती है। तो गाल्टन्स की थ्योरी मतलब इस थ्योरी में ये बोला गया है कि हर एक इंडिविजुअल को जो भी क्वालिटीज़ मिली हुई हैं, वो उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स उन सभी से मिली हुई होती है। सिर्फ पेरेंट्स की हम बोलें कि सिर्फ उन्हीं से मिली होती है, तो ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ मेंडल। ठीक है, मेंडल का सिद्धांत। तो इन्होंने बात करी है कि जो नेचर है वो हमेशा एक बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि अगर कोई फीचर किसी भी कारणवश अगर अभी किसी भी बच्चे में मतलब अभी प्रेजेंट जनरेशन में अगर विजिबल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब जो भी उन्हें पूर्वजों से भी क्वालिटी मतलब मिली हुए हैं, गुण मिले हुए हैं पूर्वजों से, अगर वो अभी आपको में विजिबल नहीं है, अभी वो अभी शो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट हैं। दीज जीन्स आर स्टिल alive and may show their impact on future generation। ठीक है, यानी कि इस थ्योरी में ये बोला गया है कि अगर अभी आप में वो क्वालिटीज़ विजिबल नहीं है जो आपके पूर्वजों से आपको मिली हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो चुकी हैं, लॉस्ट हो चुकी हैं। ये हो सकता है कि जब भी आप मतलब कि वो आपकी जो फ्यूचर जनरेशन हो, वो उनको उसमें वो दिखाई देने लगे। ठीक है, तो लास्ट थ्योरी है हमारी। ठीक है, लास्ट प्रिंसिपल है थ्योरी ऑफ डार्विन ने ये बोला है कि जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन में बिकॉज ऑफ चेंज दैट आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द एनवायरनमेंट एंड दैट इम्पैक्ट द इंडिविजुअल एंड हीज पर्सनैलिटी। इसमें ये बोला गया है कि जो भी फ्यूचर जनरेशन में को भी जो भी चेंजेस जाते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट का जो अफेक्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल पर, वो अफेक्ट करती है उसके व्यक्तित्व को और उसकी पर्सनैलिटी यानी उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करती है। ठीक है, यानी कि एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ कि जो भी चेंजेस हैं फ्यूचर जनरेशन में, जो भी ट्रांसफ़र होते हैं, वो आपके इन्वायरमेंट आपको जैसा मिला है उस पर निर्भर करते हैं और वो उनकी पर्सनैलिटी पर भी अफेक्ट डालता है। ऑफ्टन दीज पिक्ड अप हैबिट्स आर ट्रांसफर्ड टू द अपकमिंग जनरेशन, यानी कि आपको आपके इन्वायरमेंट यानी कि आपकी जो भी क्वालिटीज़ अभी प्रेजेंट टाइम में है, वो जो भी है, वो हैबिट्स जो हैं जो आपको मिली हैं, वो आपके अपकमिंग जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा अच्छे से। मेरी पूरी कोशिश रही और जो भी पॉइंट्स रह गए हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से आए हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आई होप कि इट विल बेनिफिशियल फॉर यू।